नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के किताब का अध्याय 7 रोजगार, संवर्धी, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। अब देखिए, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में बार बार में कह रहे हैं कि गुरुजी सांख्यिकी करा दीजिए, सांख्यिकी पढ़ा दीजिए। सांख्यिकी भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा विश्वास रखिए बच्चों। चैप्टर 1 हो रखा है, उसके बाद चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इतने हैं नहीं जितने भी हैं अपन सारे कराएंगे। बेफिक्र होकर के आप रहिए, अपन सारे पढ़ेंगे। एक्चुअल में मेरी कोशिश ये है कि मैं चाहता हूं कि पहले एक बार अपन इस किताब को पूरा खत्म कर दें। ये वाली किताब पूरी खत्म हो जाएगी तो क्या होता है कि आप लिंक में एक साथ इसको समझ पाओगे आसानी से, और फिर हम सांख्यिकी पर आएंगे। फिर सांख्यिकी वाली क्या है कि एक बार शुरू हो जाती है ना तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता, और उसमें थोड़े से लेक्चर्स बेटा ज्यादा जाते हैं, और ज्यादा लेक्चर्स जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको शुरुआत के 2-3 चैप्टर्स को छोड़ दीजिए, वो तो छोटे हैं, पर जैसे हम आगे के चैप्टर्स में बढ़ते हैं तो वो क्या है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं वहां पर, और न्यूमेरिकल्स को आपको एक एक न्यूमेरिकल को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए एक बार इस किताब को खत्म कर देते हैं। चलो आज मैं आप पे कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा कि इस चैप्टर के बाद शुरू करूं या एक बार ये किताब खत्म कर दूं। अगर मैं सही हूं तो भाई बोल देना सर किताब खत्म कर दीजिए, आपको जैसा उचित लगता है, और बाकी आपको लगता है नहीं सर सांख्यिकी भी पढ़ाओ एक बार, तो अपन इस चैप्टर के बाद पक्का सांख्यिकी चला लेंगे। ठीक है, आप जैसा बोलोगे अपन वैसे ही करेंगे। ठीक है, लेक्चर 1 है तो लेक्चर 1 में सबसे पहले देखते हैं चैप्टर फ्लो कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे परिचय की। परिचय मतलब रोजगार क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या काम धंधा है, सब कुछ इसके बारे में। श्रमिक और रोजगार की बात करेंगे, लोगों के रोजगार में भागीदारी, बेरोजगारी क्या होती है, सरकार और रोजगार सृजन क्या है। इसके अलावा बीच में और भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि जो बेरोजगारी है वो क्यों है, बेरोजगारी को हटाने के क्या क्या काम सरकार कर सकती है, क्या उपाय कर सकती है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने जाएंगे। लेक्चर फ्लो में आज में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा, वो है परिचय, इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। परिचय या जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, ये हमारी कहीं ना कहीं एक परंपरा सी है कि जब भी चैप्टर की शुरुआत होती है तो चैप्टर के नाम को और चैप्टर के काम को और एग्जाम में उसके दाम को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में उसका दाम होने का मतलब है एग्जाम में वो कितने मार्क्स तक का आ सकता है। तो जब भी चैप्टर की शुरुआत होगी उसके नाम को, उसके काम को और उसके दाम को समझने की कोशिश हम लोग पहले लेक्चर में करते हैं। यही हमारा इंट्रोडक्शन और यही हमारा परिचय होता है। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, रोजगार है। चैप्टर का नाम मुख्यतः जो है वो है रोजगार। रोजगार में अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो उसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे आप एक बात बताइए, आप बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, ठीक है, आप सबने सुना होगा कि रोजगार क्या होता है। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का समय देता हूं, आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरी नजर में रोजगार ये होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 10 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है, आप सोचिए और मुझे बताइए कि भैया रोजगार या एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। क्यों काफी लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो बेरोजगार हूं, मेरे पास तो रोजगार नहीं है, वो कहता है वो तो रोजगार में है, ये कहता है ये नहीं है। क्या है ये रोजगार, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रोजगार या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो अब आप लोगों ने पॉज कर करके भी लिख दीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाइए, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, एक्चुअल में 2 चीजों को हमें समझना है। पहली बात यह कि हमारा जन्म होता है धरती पर, हम लोग आते हैं। हम जब इस धरती पर आते हैं तो कुछ समय हमारा ऐसा रहता है जब हमें जो भी हमारी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो हमारे माता पिता पूरे कर देते हैं। जैसे हमें खाना पीना, कपड़े, जो कुछ भी चाहिए होता है वो हमारे माता पिता पूरे कर देते हैं। हम इस धरती पर आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमें हमारा जीवन को चलाना पड़ेगा, जीवन यापन करना पड़ेगा, और जीवन यापन करने के लिए हमें 2 वक्त का खाना भी चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, सर को ढकने के लिए छत भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान हमें मिलना चाहिए। और ये हमें कब मिलेगा, जब हम पैसा कमाएंगे, जब हमारे पास आय आएगी। ठीक है, आज अगर आप भी जब बड़े हो जाओगे और बड़े हो जाओगे, मतलब जब आपको कपड़े खरीदने हैं तो भी पैसा चाहिए होगा, तो आपको उसके लिए कमाना पड़ेगा। आपको और कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, आपको आय प्राप्त करनी पड़ेगी, आपको इनकम प्राप्त करनी पड़ेगी। और जब हम इनकम प्राप्त करने लग जाते हैं, हमें कुछ पैसा मिलने लग जाता है, मतलब हम मेहनत कर करके, कुछ श्रम कर करके जब हम पैसा कमाते हैं, तो वो वाली जो स्थिति है वो रोजगार है। आज मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने से मुझे पैसा मिल रहा है, ये मेरा रोजगार है। मैं रोजगार हूं, मैं एम्प्लॉयड हूं बेटा।
मैं एम्प्लॉयड हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने से मैं पैसा प्राप्त कर रहा हूं। कितने कर रहा हूं वो मैटर नहीं, चाहे 5 मिले, चाहे 10 मिले, चाहे 15 मिले, कितने भी मिले, पर मैं एम्प्लॉयड हूं, मेरे पास रोजगार होता है। रोजगार की सीधी सी परिभाषा यह है कि व्यक्ति काम में लगा हुआ हो, उसको उसकी आय प्राप्त होती है, वो एक रोजगार की स्थिति। और रोजगार की और भी अन्य परिभाषा होती है जो हम आगे जाकर के समय समय पर जानेंगे इस चैप्टर में। तो रोजगार सीधा सा यह है कि आपके पास आय प्राप्त करने का साधन होना चाहिए, कि आपको कहीं ना कहीं से आय प्राप्त होती रहे। आय प्राप्त करने का साधन है एक प्रकार से, क्योंकि ये जब हमें आय प्राप्त होगी, हमें इनकम मिलेगी ना बच्चों, इसी इनकम से हमारा जीवन यापन भी होगा, इसी इनकम से हमारा जीवन यापन भी होगा, हमारी जो लाइफ है वो भी इसी से चलेगी। मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, मुझे जो सब कुछ मिलेगा वो इसी इनकम से मिलेगा, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं कहां से खरीदूंगा। और पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे मैं पत्थर गेरूं, चाहे मैं कुछ भी काम करूं, मैं पढ़ाऊं लिखाऊं, जो भी मुझे करना है, काम कोई सा भी आ जाए। आप मजदूरी भी कर रहे हैं, वो भी काम है, काम कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, पर आपको जहां से आय मिल रही है वो आपके लिए फिर रोजगार बन जाता है। ठीक है, तो इससे हमारा जीवन यापन होता है, हमारा जीवन जो है वो चलता रहता है। तो अब इस चैप्टर में हमें पूरा बस रोजगार की बात करनी है। रोजगार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रोजगार होते हैं, रोजगार क्यों नहीं मिलते कुछ लोगों को, जो लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार का मतलब क्या है, बेरोजगार का मतलब क्या है आप बताओ। बोलो सर, जिनके पास आय प्राप्त करने के साधन ना हो, बिल्कुल सही बात है। जिनके पास कोई काम धंधा ना हो जिससे कि वो आय प्राप्त कर सके, उसको हम बेरोजगार कहेंगे। परंतु मुझे एक बात बताइए कि आज मैं घर पे बैठ जाऊं, घर पे बिल्कुल अच्छे, मेरे घर पे 2-3 बेड है ठीक है, और ऐसे मैं घर पे बैठ जाऊं और बेड पर लेटा लेटा कहूं यार देश में बड़ी बेरोजगारी है, रोजगार ही नहीं मिलता देश में, काम धंधा ही नहीं है। घर पे बैठा बैठा मैं कह रहा हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैंने काम धंधा ढूंढा नहीं, मैंने कुछ, अरे यार रोजगार नहीं, फिर मैं बेरोजगार नहीं हूं बेटा। अगर ये स्थिति में जी रहा हूं तो फिर मैं बेरोजगार। बेरोजगार का मतलब ये है कि मैं काम करना चाहता हूं और मेरी जो स्किल्स है उस स्किल्स के अनुसार मेरे पास काम नहीं है। जितना मैं चाहता हूं, जितना पेमेंट मैं चाहता हूं, जितनी मेरी आवश्यकता है और जितना मैं दे सकता हूं सामने वाले को, उस हिसाब से मेरे पास काम नहीं है। मतलब जो लेवल आपका है उस लेवल जैसा काम नहीं मिल रहा है, वो फिर बेरोजगारी। मतलब आप प्रयास कर रहे हैं पर आपको काम नहीं मिलता, तो आप बेरोजगार हैं। ठीक है, तो अब इतनी बेरोजगारी क्यों है। अब देखिए भारत में क्या है, एक्चुअल में इंडिया में बेरोजगारी की एक जो परमानेंट डेफिनेशन लोगों ने बना रखी है वो क्या है, सरकारी नौकरी नहीं है मतलब बेरोजगार है। किसी के पास, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है वो बेरोजगार है। देखिए सरकारी नौकरी के अपने फायदे हैं, प्राइवेट नौकरी के अपने फायदे हैं। ठीक है, सबके अपने बेनिफिट्स, अपने नुकसान होते हैं। और देखिए भारत में आज भी सरकारी नौकरी पाना लोगों का एक बड़ा सपना है और होना भी चाहिए, बिल्कुल कोई दो राय वाली बात नहीं, क्योंकि समाज में सम्मान का जो स्तर है ना वो एक अलग ही हो जाता है। एक अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में 50,000 60,000 कमा रहा है और सरकार की नौकरी में वो 20,000 भी कमा रहा है ना, तो सरकारी वाले का थोड़ा सा तवज्जो अलग ही होता है। वो कहते हैं ना स्वेग होता है उसका रुतबा है वो थोड़ा सा अलग ही होता है। तो सरकारी नौकरी के लिए काफी लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं और वो अपनी जगह ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं साहब गलत है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको लगता है कि नहीं साहब करनी चाहिए तो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए, खूब प्रयास लगाने चाहिए और लगे सरकारी नौकरी तो बहुत अच्छी बात है। पर देखिए सरकार, ये बात हमें माननी होगी कि सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती, हर व्यक्ति को सरकार नौकरी नहीं दे सकती। इसलिए हमें क्या है, प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है, प्राइवेट में काम करना पड़ता है। तो रोजगार का अर्थ ये है कि आपके पास आय का साधन है। सिर्फ बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि आपका सरकारी नौकरी नहीं तो बेरोजगार हो, उसके हिसाब से तो फिर सब बेरोजगार है। फिर तो आधी से ज्यादा पब्लिक जो है वो बेरोजगार ही है, क्योंकि आधी से ज्यादा पब्लिक का सरकारी नौकरियां नहीं है। इंडिया में यही फिलोसफी काम करती है, सरकारी नौकरी नहीं है, अरे बेटा बड़ा बेरोजगार है तो ठीक है। और कोरोना के बाद थोड़ी सी स्थितियों में लोगों की में और भी चेंज मैंने देखा है। लोगों का मतलब सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण जो है वो और भी बढ़ गया, क्योंकि कोरोना के समय में जो लोग प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे और काम धंधा कर रहे थे उनकी स्थिति बहुत खराब हुई, तो उनको लगा कि यार हमें सरकारी नौकरी पानी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा और लोगों का आकर्षण है वो सरकारी नौकरियों की तरफ बढ़ा है, सरकारें नौकरियां देती भी हैं, लोग लगते भी हैं। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था है। पर ये गलत कहना है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं है तो आप बेरोजगार हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप इस बात को मान करके चलिएगा। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को देखता हूँ, बच्चे, मेरे खुद के पर्सनल स्टूडेंट, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स से जो 12th पास करते हैं, घर पे रहते हैं, घर पे रहे और आस पड़ोस के, जैसे मान लीजिए 7th 8th तक के बच्चों को बुला लिया कि यहाँ एक बोर्ड लगा लिया, यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाई जाती है। 7th 8th के बच्चों को बुला लिया और मैं एक नॉर्मल अंदाजे के साथ कहता हूँ कि आस पड़ोस के उसके पास 15 बच्चे भी आ गए।
ठीक है। और एक लगभग लगभग हम कहते हैं कि 800 रुपए भी वो एक फीस लेती होगी, बहुत कम है, जनरली 1000 रुपए फीस ली जाती है। 800 रुपए भी अगर एवरेज तौर पर फीस लेती होंगी तो कितने हो गए, 12,000 रुपए जो है महीने के आराम से कमा लिए। ये तो 15 बच्चे मैंने कम से कम लिए, कम से कम 15 बच्चे, तो 12,000 रुपए वो शाम को 3-4 घंटे 10-15 बच्चों को लेकर के व्यक्ति बैठता है तो वो 12,000 रुपए कमा लेता है। जब ट्यूशन, होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं छोटे बच्चों को तो 2-2 हजार रुपए पेरेंट्स पे करते हैं। अब आज अगर ऐसा व्यक्ति, एक 12th पास हुआ हुआ व्यक्ति 12,000 महीने के कमा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1,20,000 से ज्यादा का अमाउंट उसका है साल का। 10 महीने में 1,20,000 वो कमा लेगा। तो 2 महीने आप छोड़ दो, मई जून में बच्चे नहीं आएंगे, तो वो 1,20,000 साल के कमा रहा है। तो मतलब उसके पास उस एज में तो इतना है ना कि साहब वो अपना खर्चा निकाल सकता है। तो हम, पर ये काउंटिंग हमारी कहीं नहीं होती, नेशनल इनकम में भी नहीं आती है, बिल्कुल एक कहते हैं ना आउटसाइड काम चल रहा है, वो आउटसाइड वाला से चल रहा है। तो रोजगार में बेटा मेरे इतने से मानना है कि अगर आपके पास आय प्राप्त करने का साधन है, सोर्स है, तो आप रोजगार में हो, ठीक है। परंतु कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जिनमें आपकी मूलभूत जो आवश्यकता है ना, जो न्यूनतम आवश्यकता है, कम से कम जो आवश्यकता होनी चाहिए, वो भी पूरी नहीं हो पाती। और जब वो भी पूरी नहीं हो पाती तो हम उसको क्या कहते हैं कि साहब ये गरीबी रेखा से नीचे है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी कर पाए, मतलब उसके पास अच्छा रोजगार नहीं है। तो रोजगार हमें क्यों चाहिए, जीवन यापन के लिए चाहिए, मतलब हमें आय प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए रोजगार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है बच्चों फॉर्मल जिसको औपचारिक कहा जाता है, और एक होता है इनफॉर्मल जिसको अनौपचारिक कहा जाता है, जो कि आपके चैप्टर में रखा गया। चैप्टर का नाम बड़ा ध्यान से देखिएगा, रोजगार संवर्धी, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। रोजगार संवर्धी का भी चर्चा करेंगे, अभी एक बार आप इस पर आ जाइए। फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल का सीधा सा मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि सरकारी है। फॉर्मल का, मैं वैसे देखो सरकारी नहीं आता, फॉर्मल का मतलब यह है कि वहां पे पूरी एक व्यवस्था होगी, मतलब एक प्रकार से कि हाँ भाई आप इतने समय के लिए काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, आपको मेडिकल की सुविधा देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, ये काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, पूरा मतलब एक होता है। आप जब छोड़ोगे तो इतना पैसा आपको देंगे, पूरा PF पूरा बनता है। याद करिए कक्षा 10 में आपने संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र पढ़ा होगा, तो ये जो संगठित क्षेत्र वाला है ना वही फॉर्मल है। तो वहां पर पूरे नियम कानून कायदे होते हैं, जो संसद, देश की संसद जो कानून बनाती है उन कानूनों को माना जाता है। मजदूरों से फिक्स 8 घंटे ही काम कराया जाता है, उससे ज्यादा नहीं करवाया जाता। मतलब आप कह सकते हो पूरा फॉर्मल होता है, पूरा एक औपचारिक रूप। फॉर्मल का जनरल मतलब क्या बेटा, फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, जब एक तो देखो, एक जैसे मान लीजिए आप अपने प्रिंसिपल के पास मिलने जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल के सामने बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ जाएंगे, यूं बिल्कुल हाथ, गुड मॉर्निंग सर 2 दिन का लीव चाहिए था सर, ये मेरी एप्लीकेशन है। एक फॉर्मेलिटी के साथ आप जा रहे हैं ना कि हाँ भाई ये आपने उनको एप्लीकेशन दी है, आपने उनसे बड़े ही सम्मान पूर्वक बात, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक आपने नियम को माना है, आपने कानून को थोड़ा सा एक कह सकते हैं जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनको मान करके बर्ताव करा है। दोस्त है, दोस्त को बोलोगे क्या, ये भाई दोस्त ये मेरी एप्लीकेशन ले, मैं 2 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, ऐसा बोलोगे नहीं, भाई चलता हूँ 2 दिन छुट्टी पे, ठीक है, मौज करिए, और जो भी काम वाम हो ना मेरे पास भेज दियो, देख लेंगे 2 दिन बाद, ठीक है। वो इनफॉर्मेलिटी है, वहां सोचना नहीं पड़ा, कुछ सिद्धांत नियम नहीं लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी पूरा एक व्यवस्था होती है, एक नियम ये सब कुछ होती है, ये औपचारिक होता है बेटा। तो जनरली हम एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, जो सरकारी नौकरी होती है वो फॉर्मल है, औपचारिक है, वहां पे आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है, फिर आपका हर साल टैक्स कटे, हर महीने टैक्स कटता है, आपके PF में पैसे जाते हैं, आपका इतना सरकार करती है, ये सारी बात है। ये काफी कुछ प्राइवेट कंपनियों में भी होता है, प्राइवेट कंपनियां भी PF काटती है, बाकायदा व्यक्ति का पैसा, मतलब सैलरी में से कुछ पैसा काटती है, और फिर थोड़ा बहुत कंपनी ऐड करती है, और जिस दिन भी वो छोड़ करके जाता है वो PF वाला पैसा उसको दिया जाता है। इस प्रकार से वो टैक्स भी पे करते हैं, मतलब पूरा एक सिस्टम है, कानूनों का भी पालन होगा, भाई 8 घंटे ज्यादा आपसे काम नहीं कराया जाएगा, इतनी छुट्टी दी जाएगी, आपको मेडिकल सुविधाएं देंगे, मतलब आप इस कंपनी में काम करते हो तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये वाला हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में जाकर के आप ट्रीटमेंट करा के आ जाना, आपका जो पेमेंट है वो कंपनी करेगी, ऐसी बहुत सी सुविधाएं दी जाती है। तो वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, मतलब वहां पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई कानून नहीं, ठीक है। किसी से 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा, टैक्स देने के पते नहीं है, दे रहे हैं नहीं दे रहे, छुट्टी कर ली तो पैसा काट लिया जाएगा, मेडिकल सुविधाओं के तो दूर दूर तक के ही पते नहीं है कि भाई मेडिकल की कोई सुविधा का नाम भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, इनफॉर्मेलिटी चलती है पूरी, मतलब जो मन में आ रहा है वैसा वो करते जा रहे हैं, जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं, 12 घंटे काम करा रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, जब मर्जी आए तब मजदूर को, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको कभी भी निकाल देंगे, तो वो अनौपचारिकरण है।
ठीक है। तो हमें यहां पर क्या पढ़ना है, इस अनौपचारिकरण के बारे में पढ़ना, क्योंकि इस वाले सेक्टर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वहां तो श्रमिक को, जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम कर रहा है, ठीक है, उस कर्मचारी को पूरी सुविधाएं मिल ही रही हैं। उसके पास 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा रहा है, उसको पीएफ दिया जा रहा है, उसको मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है, उसको छुट्टियां दी जा रही, उसको बहुत अच्छा जीवन दिया जा रहा है। समस्या तो यहां पर है और हमें समस्या के बारे में ही पढ़ करके समाधान निकालना है। तो इस वाले सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो समस्या है उस समस्या का क्या समाधान होगा, अनौपचारिकरण, और बाकी जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं रोजगार संवर्धी। ठीक है, संवर्धी का जो मतलब होता है बच्चों, संवर्धी का मतलब होता है ग्रोथ, रोजगार संवर्धी, या इसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मतलब सीधी सी बात है कि रोजगार में कितनी ग्रोथ हुई, कितनी वृद्धि रोजगार में हुई, कितने लोगों का जो रोजगार मिलने की संख्या है वो बढ़ी है। ठीक है, तो रोजगार में संवृद्धि हुई है या नहीं हुई है, कौन से सेक्टर में हुई है, फॉर्मल वाले में हुई है, इनफॉर्मल वाले में हुई है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि अनौपचारिकरण मतलब उसमें ज्यादा हुई दिखती है, और ऐसे क्या अन्य मुद्दे हैं वो सब कुछ। और देखिए, रोजगार का मतलब, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं पर नौकरी हूं, ये भी नहीं होता। रोजगार का मतलब यह है सीधा सा आपके पास आय प्राप्त करने के साधन है। अब ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज मैं लन इंश्योर के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक कर्मचारी हूं, मैं एक एम्प्लॉय हूं। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेरे बॉस होंगे, 100% होंगे। अगर मान लीजिए मैं ही एक कोई, मान लीजिए मैं छोटी सी दुकान खोल लेता हूं किसी भी सामान की, तो अब वहां पर मेरा कोई बॉस नहीं, मेरी दुकान, मेरे नियम, मैं सुबह 5 बजे खोलूं, रात को 1 बजे बंद करूं, मेरी इच्छा है, कोई नियम कानून का है। तो मैं खुद का मालिक खुद हूं, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं या स्वत नियोजित कहते हैं, कि हम खुद के काम में खुद इन्वॉल्व है। मतलब हमारा कोई बॉस नहीं है, हम ही खुद के बॉस हैं, कोई हमारा ऊपर बॉस नहीं है, कोई हमारे से हायर नहीं है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। तो रोजगार भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई बॉस है, ठीक है। और एक होता है कोई आपका बॉस नहीं, आप जिसे हम क्या कहते हैं, खुद का धंधा, खुद का बिजनेस जिसे कहा जाता है। साहब ये तो मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है। जैसे एक दुकान वाला हो गया, ठीक है, या बाकी जैसे ये जो पानी पतासे हो गए, चाय की दुकान हो गई, कोई सी भी दुकान, जो जिनका खुद का बिजनेस होता है, खुद का धंधा होता है, अपने हिसाब से जो काम करना होता है वैसा करते हैं। तो रोजगार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हाँ भाई आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, कभी भी नहीं है ऐसा। आप खुद की छोटी मोटी दुकान भी खोल करके बैठे हो, वो भी। मैंने जैसे यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट का उदाहरण दिया। अब वो स्टूडेंट क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई बड़ी कोचिंग में पढ़ा दिया तो एक डायरेक्टर होगा, वो ऑर्डर देगा, मैम ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, नहीं। खुद की ये है, हाँ भाई 3 से 7 बच्चों को पढ़ाऊंगी, 4 घंटे बच्चों को पढ़ाऊंगी, इतनी फीस है, अपने हिसाब से सब कुछ तय करा, अपने हिसाब से पढ़ाया और फ्री कर दिया, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो भी रोजगार है। तो रोजगारों में संवृद्धि हुई है या नहीं हुई, ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, वो हम लोग जानेंगे। और अनौपचारिकरण क्षेत्र में हुई है और उसके जो अन्य मुद्दे हैं, मतलब रोजगार में जो वृद्धि हुई है और बाकी अनौपचारिकरण अन्य मुद्दों की चर्चा करेंगे। अब इस रोजगार में अगर हम देखें तो जनरली अभी तक हमने देखा कि 2 लोग देखने को मिलेंगे, एक होगा मालिक और एक होगा श्रमिक। ठीक है, जहां पर आप स्वतः नियोजित हो, मतलब खुद का धंधा है, तो वहां तो मालिक भी आप और श्रमिक भी आप ही हो। पर जहां पर मालिक और श्रमिक दोनों होंगे, तो यहां पर क्या होता है, जो शोषण होने का या अत्याचार होने का या किसी के साथ गलत होने का जो ज्यादा भाव होता है, वो किसके साथ होता है, श्रमिक के साथ। मतलब जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उसके साथ गलत होने का होता है। क्योंकि जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में अपन ने पढ़ा है, समाजवाद, जब मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआती अध्यायों में, तो क्या कहा था कि कार्ल मार्क्स क्या कहा करते थे कि मालिक अपने प्रॉफिट के लिए क्या करता है, अपने लाभ कमाने के लिए क्या करता है, मजदूरों पर अत्याचार करता है, मजदूर उससे ज्यादा घंटे तक काम करवाता है, खूब उनसे काम करवाता है, मन जब इच्छा होती है तब उनको बाहर निकाल देता है, खुद के जो निजी काम होता है वो भी करवाता है, मतलब बहुत बुरी हालत उनकी कर देता है। तो यहाँ पे श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अब इन श्रमिकों का ध्यान रखना जरूरी, इन कर्मचारियों का ध्यान रखना जरूरी। इसलिए क्या है कि सरकार इन श्रमिकों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए कुछ कानून, कुछ कायदे बनाती है। उन कानूनों के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस, स्पेशली इस अनौपचारिक क्षेत्र में, इस असंगठित क्षेत्र में किस प्रकार से सरकार इन श्रमिकों का, इन कर्मचारियों का संरक्षण कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है।
उनको कुछ कानून कायदों के द्वारा उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, और वो कहां तक सफल हो रहे हैं वो। तो इस चैप्टर में हमारे मुद्दे रहेंगे कि इनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, किस प्रकार से संवर्धी जो है रोजगार में जो ग्रोथ है संवर्धी है वो किस प्रकार से हो, किस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को बिल्कुल बराबर ही रखना होगा, हम लोगों को बिल्कुल क्या करना होगा, बराबर ही करना होगा। जो कानून है वो हमारा बिल्कुल ऐसा होगा जिससे कि जो श्रमिक के कर्मचारी हैं उनको अधिकार मिले और मालिक उनका शोषण ना करे। ये टॉपिक्स, ये मुद्दे हमारे इस चैप्टर में रहेंगे। तो आइए अब एक एक टॉपिक को हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं। लोग तरह तरह के काम करते हैं, ये काम कर क्यों रहे, ये बड़ा सवाल है। जीवन यापन के लिए लोग काम क्यों कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कोई खेतीबाड़ी में काम कर रहा होगा, कोई पढ़ा रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई दुकान खोल करके बैठा होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा। लोग तरह तरह के अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, मतलब वो कृषि खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं। कुछ कारखानों में, कारखानों का मतलब क्या होता है, कोई फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप में, इनमें। कुछ लोग बैंकों में काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो कुछ लोगों की दुकानें होंगी, आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं। तो हम आपने सभी जगह देखा होगा, ऐसा नहीं कि आपने खेतों में काम करते व्यक्ति को नहीं देखा होगा, कारखानों में, फैक्ट्रियों में भी देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा, बैंकों में भी देखा है, दुकानों में भी देखा, अनेक कार्यस्थलों पर, ठीक है, लोग काम करते हुए पाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं, ठीक है। अब ये तो जो पहले हमने पढ़े अभी, वो तो क्या थे कि कुछ जो लोग बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या है घर पे भी काम करते हैं। जैसे आज मैं आता हूं तो मैं घर छोड़ करके यहाँ स्टूडियो आता हूं और फिर आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूं। और एक जैसे मैंने जो मेरे स्टूडेंट का उदाहरण दिया, वो घर बैठ करके बच्चों को पढ़ा रही, तो कुछ लोग घर पर भी बैठ करके क्या है काम कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, जो कोरोना के समय काफी फेमस हुआ था। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना या हस्तकला जैसे पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि इनमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। देखिए, अब पहले के समय में तो क्या था कि घर पे बैठकर क्या काम कर सकते हो, आप बुनाई कर सकते हो, ठीक है ना, कोई फीते वीते बनाना है वो बना सकते हो, हस्तकलाओं का मतलब हाथों से कुछ कला कर करके आप बना सकते हो। जैसे डोरमेट्स आते हैं जिन्हें हम पायदान कहते हैं, ऐसे पायदान जनरली आपने देखा होगा, यूं दो बड़ी बड़ी सुइयां आती हैं और घर में कभी मम्मी या किसी ने यूं यूं फटाफट ऐसे बना करके पूरा पायदान बनाता है। सच में वो एक अमेजिंग कला है। मैं तो कई बार मेरी भाभी को देखता हूँ तो वो तो फटाफट उसको ऐसे कर देती है। वो तो एक बार लिया था मैंने, तो इधर से इधर ही एंटर नहीं हुआ, छोड़ करके भाग के आ गए। ठीक है, तो वो हाथों से कुछ ऐसा काम करके, कुछ कला दिखा करके वो कुछ नया प्रोडक्ट बना देते हैं। तो अब ये क्या है, ये पहले के समय में हुआ करते, तो आज भी काफी लोग ऐसे काम करते हैं, परंतु अब यहां तक ये सीमित नहीं रह गया। अब कुछ सूचना प्रौद्योगिकी वाले जो उद्योग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो है, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है कि भैया कुछ सॉफ्टवेयर का काम आ गया, कुछ ये कंप्यूटर से या इनसे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम है वो भी घर पे होने लगे। जैसे आप ये चीज देखिएगा कि कोरोना के समय में काफी लोग घरों पर बैठ करके काम कराया, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तो कर रहे हैं कि हाँ भैया ये मेरे पास आया, इससे मैंने ये ईमेल कर दिया, ये चीज तैयार कर दी और ये ऐसा पूरा हमारा रेडी हो गया। तो सूचना प्रौद्योगिकी भी अब आधुनिक काम में शामिल है, ये टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया है। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब तो प्रौद्योगिकी के परिवर्तनों ने गांव के घर में ही औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया है। देखो, पहले कारखाने में काम करने का मतलब यह था कि किसी कर्मशाला में काम करना होता था, मतलब किसी शहर का कोई बहुत बड़ा कारखाना होगा, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, वहां जाकर के काम करने का मतलब होता था कि साहब आप कारखाने में काम कर रहे हो। किंतु अब इतने प्रौद्योगिकी, इतने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, इतने परिवर्तन आ चुके हैं कि गांव के घरों में ही औद्योगिक उत्पादन अब संभव बना दिया है। ठीक है, अब मतलब गांव के घरों में भी आप छोटी मोटी मशीनें लगा सकते हो और छोटा मोटा जो उत्पादन है वो कर सकते हो, जो कि हम इनको क्या कहते हैं, हम ऐसे उत्पादनों को कुटीर उद्योग के रूप में जानते हैं। कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। मतलब आप घर में बैठ कर करके आप एक उद्योग चला रहे हो, आप अपना काम धंधा कर रहे हो, उसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। एक आप शब्द सुनते होंगे लघु उद्योग बच्चों, ठीक है, ये अपन वैसे पहले के जो चैप्टर है उनमें पढ़ लिया है। लघु उद्योग मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। मतलब क्या है कि छोटे लेवल पे, आपके पास कोई बहुत ज्यादा मशीनें नहीं है, बहुत ज्यादा आपका व्यापार फैलावा नहीं, छोटे लेवल पर है। वो सरकार ने एक लिमिट तय करे कि आप इतने करोड़ तक का व्यापार कर रहे हो या इतने करोड़ तक का आपके पास निवेश लगा रखा है, तो आप लघु उद्योग में आओगे। तो वो लघु उद्योग है, वो कोई फैक्ट्री में भी चल सकता है, वो घर में भी चल सकता है। जनरली जितने भी कुटीर उद्योग होते हैं वो लघु उद्योग ही होते हैं। ठीक है, तो कुटीर उद्योग अब यहाँ पे क्या, घर में ही इतना औद्योगिक उत्पादन संभव हो गया कि वो कुटीर उद्योग चला रहे हैं, घरों में चला पा रहे हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारे महात्मा गांधी जी, बापू जी कहा करते थे कि जो ये मशीनीकरण है ये गलत है।
बापू मशीनों के खिलाफ हुआ करते थे कि भाई मशीनें ठीक नहीं, पर बापू कहते हैं कि मैं मशीनों के खिलाफ नहीं हूं, पर इन मशीनों के कारण जो लोगों का रोजगार छीना जा रहा है ना, उसके खिलाफ हूं। क्योंकि बापू का क्या सपना था? बापू का सपना था कि भाई जो गांव है, गांव मजबूत बने। जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है, ग्रामीण विकास होना चाहिए। वो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ करके आ चुके हैं ना कि ग्रामीण विकास होना चाहिए। और ग्रामीण विकासों में हमने ये देखा था कि कुटीर उद्योग पर ज्यादा बल सरकार को देना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री जो है उन पर सरकार को ज्यादा फोकस करवाना चाहिए, वहां पे सरकार पैसा दे और उनको बढ़ावा दे, तो कुटीर उद्योग भी गांवों से बढ़े और उनमें जो काम धंधा जो करे वो लोग ही करें। मशीन इस्तेमाल करो, बापू ये नहीं करें कि मशीन इस्तेमाल मत करो, आधुनिक समय में आएंगे तो मशीनों का तो इस्तेमाल होगा ही, परंतु इतनी ही करोगे जिससे लोगों का रोजगार ना छीने। क्योंकि एक मशीन बहुत सारे लोगों का काम छीन लेती है, वो बहुत ज्यादा काम करती है, तो उसको एक आदमी चलाए, दो आदमी चलाए, बस इनफ है, बाकी जो इतने लोग काम कर रहे थे वो काम हट जाता है, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनकी आय का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ उनका इनकम है वो खत्म हो जाता है, फिर उनके पास खाने पीने की भी समस्या तक आ जाती है। बापू इसलिए मशीनों के खिलाफ थे। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में लाखों श्रमिकों ने घर से काम के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को वितरित किया है। तो कोविड-19 की जो महामारी उसके दौरान 2020-21 में लाखों श्रमिकों ने, लाखों काम करने वाले लोगों ने घरों से काम के माध्यम से अपने उत्पाद और सेवाओं का क्या करा है, वितरण करा है, डिस्ट्रीब्यूशन करा है। जैसे काफी लोगों ने मास्क बना बना करके ही लोगों में बांटे हैं, उनको बेचा है, ठीक है, घर से ही कोई सामान है वो बना बना करके लोगों तक पहुंचा है, तो मतलब घरों से भी काफी काम हुआ है। व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? एक बहुत अच्छा सवाल है। लोग काम करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है काम करने की? तो सीधा सा एक मन में जो सीधा सा सवाल आता है वो है भैया पैसा, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा कमाना। देखो हमेशा ये बात मान करके चलिएगा कि इंसान का जो एक फाइनल गोल होता है ना वो पैसा तो होता है, इंसान को पैसा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहे इंसान कितना ही कह दे कि नहीं नहीं साहब सब मोह माया है, नहीं चाहिए पैसा, ठीक है, पैसे से क्या है, व्यवहार जरूरी होता है, रिश्ते नाते जरूरी होते हैं, पर एक समय तक ये सिर्फ जरूरी है। मैं ये कभी ही नहीं कहता कि रिश्ते नाते व्यवहार पैसों से नीचे है, पैसा ऊपर है, बिल्कुल भी नहीं। रिश्ते नाते व्यवहार सबसे पहले है, परंतु उन रिश्ते नातों को, उन व्यवहारों को बनाए रखने के लिए और उनको निभाए रखने के लिए, खुद को बनाए रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। हाँ, पर पैसा में हमेशा एक मेरी फिलोसफी रही है, मैं संत कबीर कहा करते थे, उस बात से बड़ा प्रभावित होता हूँ। वो कहते थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। तो भगवान इतना देना कि मेरा परिवार भूखा ना रहे, मैं भूखा ना रहूं, और कोई साधु मतलब कोई भी अतिथि, कोई भी मेहमान घर पर आए तो वो भूखा ना जाए। इतना पैसा तो देना ही देना, इतना तो आप मुझे देना, बाकी मुझे नहीं चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो धन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, इसलिए हम सब काम करते हैं। अगर पैसे की फिलोसफी होती नहीं, धन की फिलोसफी होती नहीं, तो हमें आवश्यकता ही नहीं थी, हमें जरूरत ही नहीं है। और ये पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हमारा जीवन यापन करना है, हमें इस पेट को पालना है, इस पेट में कुछ डालना है, इसलिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं आटा लेने जाऊंगा तो वो ये नहीं बोलेगा ले जाओ भैया, पैसे की कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा जब 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ करता था बच्चों, ठीक है, ये आपने कक्षा 10 के इतिहास में पढ़ा होगा। अफ्रीका महाद्वीप में जब ये यूरोपियन देश के वहां पर गए उनको गुलाम बनाने के लिए, तो उनको बड़ी समस्या है। वहां के लोग पैसों में काम करते ही नहीं थे, क्योंकि सबके छोटे मोटे खेत थे, सबके घरों में जो मवेशी मतलब जानवर हुआ करते थे, तो बहुत अच्छा था, ठीक है, उन खेतों से उगाया, खाया पिया, अपना बस मस्त खाए पिए सोए, खाए पिए सोए, कोई थी नहीं, थोड़ी बहुत जरूरत होती थी तो पड़ोस वाले से मांगे, पैसों का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो अब वहां पे पैसों का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था? क्योंकि अपना जीवन यापन हो रहा है, अपना जो पेट है वो पल रहा है, अपना पेट चल रहा है बस, तो फिर क्यों चाहिए? तो पैसा कमाया क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारी जो जरूरतें, हमारी आवश्यकता है वो जरूरतें पूरी हो जाए। पर जीवन में कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रिश्ते नातों को भी पैसों से नीचे कर दो। पैसा सब कुछ नहीं होता, हाँ बहुत कुछ होता है, वो बात सही है, पर तो जनरली जो इस सवाल का जवाब वो यही है कि हम पैसे कमाने के लिए करते हैं। कार्य की हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसकी हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्यक्तिगत जीवन में क्यों? क्योंकि देखो मैं अपने आप का जो सुधार कर पाऊंगा, हमारी सरकारें हमेशा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर जोर देती है कि लोगों का जो जीवन स्तर है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो सुधरना चाहिए। लोगों के जीवन स्तर सुधरने का मतलब क्या है कि सबसे पहला तो यह है कि उनको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उनको शिक्षा स्वास्थ्य मिलनी चाहिए, इसके बाद और जो बेहतर जीवन है वो उनको मिलना चाहिए, मतलब घर में सुख सुविधाएं हो, अच्छा घर हो, अच्छी शिक्षा हो, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा? ये सब पॉसिबल होगा पैसों से। और पैसा कैसे आएगा? आय के रूप में आएगा। आय क्या है? कि जब मैं कुछ काम करूं उसके बदले में कुछ पैसा मिले, उसको मैं आय कहता हूं, वो इनकम है। तो मेरे
खुद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम करना जरूरी है, क्योंकि मुझे वहां से पैसा मिलेगा, और मेरे सामाजिक जीवन के लिए भी, क्योंकि समाज में भी सम्मान जनरली उन्हीं लोगों का होता है जिनके लिए पैसा है। और ऐसे भी नहीं देखना चाहते हो तो उसके अलावा देखो कि हर व्यक्ति का एक सामाजिक जीवन होता है, उसके बच्चे होते हैं, बच्चों की शादी, बच्चों का खर्चा, उसके अलावा हम एक समाज में, एक सोसाइटी में रहते हैं, अलग अलग समय पर हमें अलग अलग काम करने पड़ते हैं, उनके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। किसी की शादी हो गई तो वहाँ कुछ दे रहे हैं, किसी की डेथ हो गई तो वहाँ थोड़ा बहुत हम जो कहीं हमें लगता है पैसा लगाना हो, कोई लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हम सामाजिक जीवन भी जी रहे तो वहाँ के लिए भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्य हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं, तो पहला तो क्या है, लोग आजीविका मतलब इस जीवन को जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कार्य कर रहे हैं कि साहब मेरा पेट जो है उसमें 2 वक्त का खाना जाता रहे और मेरी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो मुझे मिलती रहे। कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से कार्य किए बिना भी धन मिल जाता है, किंतु ऐसे धन से किसी को पूर्ण संतोष नहीं मिलता। कुछ लोगों को उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है, किसी को अपने पिताजी की, अपने दादाजी की जमीनें मिल जाती है, खूब जमीन, खूब धन दौलत, खूब पैसा मिल जाता है उन लोगों को। पर ये यहाँ पर क्या कहा गया है कि उत्तराधिकार से इस प्रकार से जो मिला हुआ पैसा वो संतोष नहीं देता, वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता बेटा। और देखिए पैसा तो आपको कमाना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन जो आपको उत्तराधिकार में भी जो पैसा मिला है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर तो कमाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो उत्तराधिकार के माध्यम से जो पैसा मिलता है, धन, जमीन, दौलत मिलती है, उससे कभी भी पूर्ण रूप से क्या है, संतोष नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। और अगर बच्चे अच्छे होते हैं तो उन लोगों को ऑलरेडी पैसों की आवश्यकता नहीं होती, और बच्चे बुरे होते हैं मतलब बिगड़े हुए होते हैं तो उनको वैसे पैसों की, क्योंकि वो तो वैसे सारा का सारा जो धन है, वो दौलत है, वो खराब कर देंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से मिलता है परंतु उससे संतुष्टि नहीं मिलती। ये धन की आपको तस्वीर दिखाई गई है। जैसा संत कबीर कहा करते थे ना कि पूत कपूत तो धन क्यों संचय और पूत सपूत तो धन क्यों संचय। अगर औलाद बुरी है तो भी माँ बाप को पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर औलाद खराब है तो वैसे ही उस पैसे को बर्बाद कर देगी शराब में, गलत शौक में, इनमें खराब कर देगी। फिर कहा कि पूत सपूत तो धन क्यों संचय, बोले और औलाद अच्छी भी है तो भी पैसा इकट्ठा मत करो, क्योंकि जो अच्छी औलाद है वो तो खुद ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी, वो तो खुद ही पैसा कमाने लग जाएगी। तो इसलिए ये उत्तराधिकार से जो मिलता है ना तो संतोष देता है और ना ठीक भी नहीं है। इंसान को एक समय पर आकर के तो काम करना ही पड़ता है। किसी कार्य से जुड़ा रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं। और देखिए किसी कार्य से जुड़े रहने से हमें सार्थकता की अनुभूति प्रदान होती है कि ये हमारा जो जीवन है ये सार्थक है, सही है, ठीक है। इसका एक हमें अनुभूति आती है और हम अन्य लोगों से सही अर्थों में एक संपर्क स्थापित कर पाते हैं। और एक्चुअल में पैसों की कीमत भी वही व्यक्ति जानता है जो उसको कमाता है, जिनको जनरेशन बाय जनरेशन मिलता है ना कि हाँ साहब मेरे दादाजी का पापा को मिला, पापा का मेरे को मिल जाएगा। हम लोगों को एक्चुअल में पैसों की वैल्यू नहीं पता होगी, पर जो व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है और पैसा कमाता है तो उसको पता है कि पैसों की क्या वैल्यू है और इन पैसों से रिश्तों की और सबकी क्या वैल्यू, तो वो लोगों को सम्मान देना शुरू कर देता है। तो सही मायनों में एक संपर्क हम लोगों से सही तरीके से साध पाते हैं। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। तो देखो अब हम सब ने कमाया है, ठीक है, कुछ ना कुछ उत्पादन करा है, उत्पादन करके हम उसको बेचेंगे, पैसा आएगा, तो हम सब क्या है, राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहे हैं, नेशनल इनकम में योगदान दे रहे हैं। नेशनल इनकम का जो टॉपिक है, राष्ट्रीय आय का टॉपिक, अब भी कक्षा 11 में ना पढ़ करके हम कक्षा 12 में पूरा एक चैप्टर आएगा बेटा समष्टि अर्थशास्त्र में नेशनल इनकम का, वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें नेशनल इनकम क्या होती है, क्यों होती है, कैसे भारत में निकाली जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, मतलब सांख्यिकी की याद एक बार उसी चैप्टर में 12th में आएगी, तो तब और भी इस पर चर्चा करेंगे। इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदारी बनता है और यह सही अर्थों में आजीविका उपार्जन है। तो देखिए इसी के माध्यम से क्या करता है, फिर आर्थिक क्रियाओं में भाग लेता है। अब आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है, ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हो। और आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की हमने देख रखी है, प्राथमिक क्षेत्र में होती है, द्वितीय क्षेत्र में होती है और तृतीय क्षेत्र में होती है। इनमें वो काम कर करके पैसा भी कमाता है और इसके अलावा क्या है, आर्थिक विकास में, देश के विकास में योगदान भी देता है। क्योंकि यहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यहाँ के उत्पादन बढ़ने का मतलब क्या है कि जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो बढ़ रहा है। ये हम पहले के चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। ये बढ़ रहा है मतलब देश का आर्थिक विकास हो रहा है और यही सही मायने में आजीविका उपार्जन भी है। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते हैं, अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी उपलब्धि का अनुभव करते हैं। देखो अब
मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा कि हमारा एक टाइम पीरियड ऐसा होता है बेटा जब तक हमें कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे माता पिता हमारे खर्चे उठाते हैं। तो जनरली जब हम इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक टाइम पीरियड लिया जाता है कि 0 से 15 वर्ष तक का जो है ये, फिर एक 15 से 59 वर्ष का आयु ग्रुप माना जाता है और एक 59 से ज्यादा वाला। देखो अब इन कि ये जो है ये बच्चे हैं तो ये कमाने नहीं जाएंगे, इनकी जिम्मेदारी किस पर है, माता पिता पर है। 15 तक भी ले सकते हैं और 18 तक भी ले सकते हैं जैसी उचित आपको लगे, और वैसे जनरली 15 तक ही माना जाता है इसमें। अब ये जो 15 से 59 वाला ग्रुप है यही वो ग्रुप है जो कि क्या करता है, काम करता है, रोजगार करता है। अब इन 15 से 59 वालों पे इन दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारी कैसे है, दोनों की जिम्मेदारी ऐसे है कि ये जो है ये इनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो अब बच्चों की तो जिम्मेदारी उठाना माता पिता का कर्तव्य बनता है कि हाँ भाई बच्चों का पालन पोषण करे, उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य दे, तो इनका खर्चा भी ये उठाएंगे। और अब ये इनके माता पिता हैं, ठीक है, जो कि खूब पैसा कमा करके, धन दौलत कमा करके अब बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो अब ये तो सबसे बड़ा फर्ज है बच्चों का कि वो माता पिता का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो इनकी आवश्यकताओं को पूरा इनको करना है और इनकी आवश्यकताओं को पूरा इनको करना है, ठीक है। तो हम सिर्फ हमारे लिए नहीं कमा रहे कि साहब मेरे पास पैसा है, मैंने कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, मैंने खाया पिया, पैसे को उड़ा दिया, मस्त नहीं। हमारे ऊपर जो लोग निर्भर है, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग जो निर्भर है, इनके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना पड़ता है और उससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा कभी ऐसा थोड़ी आपके पापा, आप बोले पापा जी प्लीज 200 रुपए दे दो, पापा ने बोला जा कमा के लेकर क्या ऐसा तो बोला नहीं होगा, अभी तो नहीं बोला होगा। जब थोड़े बड़े हो जाओगे और थोड़ी ठीक है आ जाएगी 20 24-25 के आसपास, तब हो सकता है आपको बोल दिया जाए, ठीक है। तो सिर्फ हम अपने लिए पैसा नहीं कमाते, जो अपने ऊपर निर्भर है, मतलब ये वाला वर्ग और ये वाला ग्रुप, तो उनके लिए भी हम पैसा कमा करके कार्य की अनुभूति उपलब्ध करते हैं। कार्य की इसी महत्व को समझकर महात्मा गांधी जी ने शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया है। तो कार्य के महत्व को समझते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा, एजुकेशन और हस्तकलाएं, मतलब कोई हैंडीक्राफ्ट्स का जो काम होता है, इन पर इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, तो जिससे कि वो काम करने के लिए काम कर सके और अच्छा खासा पैसा कमा करके खुद की जिम्मेदारियां भी उठा सके, इनकी भी उठा सके और इनकी भी उठा सके। कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। तो कार्य कर रहे जो व्यक्ति हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, कि भाई कौन से कितने लोग कौन से कार्यों में लगे हुए हैं, तो रोजगार की प्रकृति कि हमारे यहाँ पे रोजगार का कैसा नेचर है, लोग किधर ज्यादा जा रहे हैं, किधर ज्यादा काम कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अब भारत का जो सर्विस सेक्टर है, भारत का जो तृतीय क्षेत्र जो है, वो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है बेटा। बहुत ज़्यादा भारत के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा काम के प्रति डेडिकेटेड माना जाता है, बहुत मेहनती माना जाता है। तो भारत के लोगों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इससे हमें अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने में भी सहायता मिलती है। तो जो हमारा मानवीय संसाधन है, ठीक है, जो ह्यूमंस है, ठीक है, उनको किस प्रकार से यूज करना, उनका कैसे प्रयोग करना है, उसके लिए योजना बनाने में भी हमें हेल्प मिलती है। वो कैसे मिलेगी, जब हम रोजगार के बारे में जान लेंगे। इससे विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। तो अलग अलग प्रकार के जो उद्योग है और अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र है, इनका राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है उसको भी हम अच्छे से विश्लेषण कर पाते हैं। ये समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक सिद्ध होता है। तो सीमांत वर्गों का मतलब क्या होता है, जो एक बिल्कुल मार्जिन पर हो, ठीक है, जो काफी पिछड़े हुए हो, ऐसे वर्ग हो गए। बाल श्रमिक मतलब जो बच्चे काम कर रहे हो, इनके शोषण की जो समस्या है उनको भी निदान करने का हमें रास्ता मिलता है। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए। और हम डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम आर्ट्स का लिंक दे रखा, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और सांख्यिकी भी अपन शुरू कर देंगे, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय